नमस्कार। आपके पैसे क्या कम होते जा रहे हैं? क्या हमारी जो जमा पूंजी है वो अपने आप कम हो रही है? क्या मेरे जो पैसे हैं वो पैसे मैंने भले ही कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, अब वो बढ़ नहीं रहे हैं उस रफ्तार से जिससे उनको बढ़ना चाहिए? किस रफ्तार से बढ़ना चाहिए? मतलब जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पैसे की कीमत नहीं बढ़ेगी तो महंगाई आगे निकल जाएगी, पैसा पीछे रह जाएगा। मतलब ये है कि उतने पैसे में हम कम सामान खरीद पाएंगे, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको डॉलर की तुलना वलना छोड़ दीजिए, रुपए की वैल्यू रुपए की नज़र में गिर जाएगी। तो क्या ऐसा भारत में हो रहा है? क्या भारत में सचमुच रुपए के रिटर्न नहीं आ रहे हैं? हम लोग जो रुपया है उसको हम इसको भरपाई कैसे करते हैं कि महंगाई से तेज रफ्तार से हमारी संपत्ति बढ़े, इसके लिए हम संपत्ति को इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हमको उतना रिटर्न नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए? इसको हम समझेंगे, अलग अलग जगह की बात करेंगे कि भैया हो कहाँ कहाँ रहा है। भैया क्या शेयर बाजार में हमको पैसा मिल पा रहा है, म्यूचुअल फंड में मिल पा रहा है, गोल्ड में मिल पा रहा है? इस तरह की सारी चीज़ों को बात करेंगे और हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, जब भी हम पैसा कहीं लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ तोलते हैं तराजू में। पहली चीज़, पैसा लगा दें, सेफ रहे 100% और अपना वहाँ से आ जाए। हालांकि लोग इसमें भी कह सकते हैं कि सेफ़ नहीं रहता, लेकिन एक जगह सेफ लगा दिया, वहाँ से हमको पैसा आ जाएगा। दूसरा, जहाँ पे पैसे का उतार चढ़ाव है, मुनाफा भी ज़्यादा हो सकता है, नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। तो शुरू करते हैं सेफ वाले तरीके से। तो हम लोग जो है उसका सेफ वाला तरीका हमारी जानकारी में फिक्स्ड डिपॉजिट। बाकी तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, कल के दिन बैंक ही डूब जाए तो क्या करोगे, लेकिन फिर भी एफडी करवा दो आप। बैंक ज़्यादा वल्नरेबल भी हो गए हैं, आपको पता है कि किस तरह से बैंकों का पैसा बहुत ज़्यादा भाई लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उठाया हुआ है। खैर, तो जो एसबीआई की जो एफडी है वो अगर आप 5 से 10 साल की एफडी कर रहे हैं तो 6% का ब्याज मिलता है, 6.05%। और 102 साल की कर रहे हैं तो 6.25% मिल रहा है। और इस तरह से एफडी का रेट है, मतलब 6% के आसपास मान के चलो, यानी कुल मिला के 6% आपका है। और जो आपका सीपीआई है यानी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो करीब 4.4% है। यानी 6% आपने कमाया, 4.5% निकल गया, तो 1.5% का कुछ लाभ, कुल लाभ हुआ। लेकिन ये 1.5% का लाभ तब तक आपको खुशी देता है जब तक आपको पता नहीं चलता कि एफडी से जो कमाई की थी उसके अंदर भी आपको 30% या 20% टैक्स देना है। अगर 30% देना हुआ तो फिर 1% का आपको फ़ायदा हो गया। और जो महंगाई के आंकड़े सरकार के आते हैं, ये मार्केट की एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं, वो आंकड़े अलग हैं, लेकिन मार्केट की स्थिति अलग है। क्यों? वहाँ पे तो उन्होंने एक सैंपल बना लिया, एक बास्केट बना लिया, ये 50 सामान है, इनकी महंगाई कितनी बढ़ी, ख़त्म। उस 50 सामान के अंदर भी अगर किसी ने बिस्कुट में पैकेट कम कर दिया, 100 ग्राम के पैकेट में 85 ग्राम डालना शुरू कर दिया, तो महंगाई के आंकड़े में नहीं दिखता है। तो ये 1% भी उसको समर्पित हो गया। यानी कि अगर आपने एफडी में पैसा लगाया, आपका कुछ नहीं बढ़ रहा है और हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो ये हुआ आपका सबसे सुरक्षित तरीका जो है एफडी वाला, उसका हाल। लेकिन सुरक्षित एफडी के अलावा आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई एक कम सुरक्षित है थोड़ा सा, क्या है? बोले म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। एक होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जोखिम है, उनका एक इंडेक्स बनता है। इस इंडेक्स से पता चलता है कि अब शेयर मार्केट कितना सुरक्षित है, कितना नहीं है। इस इंडेक्स में 113% की बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर, यानी जोखिम दुगने से ज़्यादा हो गया। अब इस कहानी को सीधे से देखिए, जोखिम बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया? जोखिम बढ़ने के कई कारण हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना अब हमारे आपके जैसे लोगों के लिए रिस्की होता जा रहा है। जोखिम बढ़ने के सबसे पहला कारण है इसमें टेक्नोलॉजी का आ जाना। टेक्नोलॉजी आने से, डेमोक्रेटाइज होने से आपको ये फ़ायदा तो हुआ कि आप अपने ऐप से सीधे रेट देख के वहीं की वहीं खरीद सकते हो, पर नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ये वो तमाम सारे लोग हाई से हाई एडवांस कंप्यूटर लेके
जो बड़े वाले ब्रोकर्स वो बैठ गए। आप तक जब तक खबर आती है, आप उस पर दिमाग लगाते सोचते हो, तब तक उन्होंने कंप्यूटर के अंदर ही प्रोग्राम भरा हुआ है, एल्गोरिदम डाला हुआ है। वो अपने आप ही शेयर खरीद लेते हैं और अपने आप ही बेच देते हैं। यानी आप जो है उनके हाथों एक तरह से देखा जाए तो ठगे जा रहे हो। तो आपके लिए रिस्क बढ़ गई। दूसरा, आजकल जो है ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई है। तो क्या होता है कि आप भले ही नहीं करोगे, लेकिन दूसरा आदमी क्या कर रहा है, अगर उसको 10 रुपये का उसने एक शेयर खरीदा और अगर उसका दाम 1 रुपया बढ़ा तो उसकी कमाई हुई केवल 10% की। अब अगर वो ये करे कि उधार में 10 शेयर ले ले 10 ही रुपए के, उसी 10 रुपये में 10% एडवांस देके अगर वो उधार के 10 शेयर ले लेता है और उन शेयरों पे 1-1 रुपया बढ़ता है, तो उस 10 शेयर पे उसके 10 रुपये बढ़ जाते हैं। यहाँ पे उसी कीमत पे वो उसी पैसे से वो 1 रुपया कमा रहा था, उसी कीमत पैसे से उसने 10 रुपये कमा लिया। अब जब 10 रुपया कमाया तो 10 शेयर बिके, और अगर उसको घाटा भी हुआ तो 10 गुना होगा। ऐसा कोई समझदारी का काम नहीं है ये। उतने गिरे तो भी 10 गुना गिरेंगे, यानी उतना ही पैसा मार्केट में जा रहा है लेकिन 10 गुना ऊपर नीचे हो रहा है। ये कहलाता है ऑप्शन एंड ट्रेडिंग और ऑप्शन एंड फ्यूचर। अब ऑप्शन एंड फ्यूचर के चक्कर में आप पड़े तो आपने तो नुकसान उठा लिया या फ़ायदा उठा लिया। बहुत लोगों को नुकसान हुआ, एक मोटा फिगर आई है कि इससे बहुत नुकसान हुआ लोगों को ऑप्शन से। परंतु आपने मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बढ़ा दिया, 10 गुने शेयर खरीदे जाने लग गए, 10 के बेचे जाने लग गए उसी रकम में। तो शेयर मार्केट में दो तरह से मैंने बताया आपको जोखिम हो गया, उसके कारण उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है। ये सड़क पे जो दर 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 करके चल रहा है मामला, तो हमारे जैसे आदमी के लिए सेव ही नहीं रहा। एक तरह ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर वाला कब गिरा दे और धड़ से आप गिर जाओगे, क्योंकि एक की जगह 10 शेयर आदमी बेचेगा तो मार्केट पे उसका असर आता है सर। अब जो है आगे आ जाओ, आप क्या करोगे, सोचोगे भाई शेयर मार्केट में तो बहुत उतर चढ़ाव है, हम एक काम करते हैं, हम म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। उसमें क्या होगा, हम किसी एक कंपनी को पैसे दे देंगे, वो थोड़े पैसे ही लेगी, वो हमारे लिए शेयर खरीदती बेचती रहेगी। जब वो शेयर खरीदेगी बेचेगी तो उससे हम कमा लेंगे। अब जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करता है, वहाँ पे जाके मार्केट में शेयर खरीदता है। कई बार उसको हम दूसरे उसमें वो SIP हो गया, अलग अलग सिस्टम है कि भैया हम हर महीने का 1000 रुपये देंगे, तो उससे खरीदता रहिए, वो भी है। तो उसमें जो है स्मॉल कैपिटल जो है, स्मॉल कैप फंड है, उनका जो रिटर्न आया है वो 8.1% आया, जो सबसे अच्छा माना जा रहा है। मिड कैप का थोड़ा उससे बेहतर है, लेकिन जो लार्ज कैप हैं उनमें करीब 3.88% का ही रिटर्न है। ये 10 जुलाई 26 तक के कैटेगरी डाटा है। यानी आपको जो शेयर मार्केट में आप पैसा उठा रहे थे 6%, माफ़ कीजिए, जो FD में आप पैसा उठा रहे थे 6%, म्यूचुअल फंड में आपको मिल रहा है 3.8%। तो ये तो आपकी महंगाई को भी कवर नहीं कर पा रहा है। अब आप क्या करोगे, आप फंस गए। आप कहोगे कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे लेके जाऊं, ये सिचुएशन है। अब तीसरी चीज़ आ जाओ, आप कहोगे ठीक है भाई, लेकिन गोल्ड तो है ना। पहले माना जाता था गोल्ड एक स्टेबल चीज़ है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, कम रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है तो बढ़ता है, गिरता नहीं है। अभी हाल के समय में आपने गोल्ड को गिरते हुए भी देखा और तगड़ा गिरा, और इसी तरह से चांदी को भी देखा। अब तगड़ा बढ़ रहा है, वहाँ पे भी तेज़ी से बढ़ रहा है, गिर रहा है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें रखना चाहोगे, गोल्ड में? निश्चित तौर पे खतरा है। और उस गोल्ड कुछ गेन भी नहीं दे रहा है। क्या गेन देगा, कल पता ही नहीं, कल धड़ाम से गिर जाए, ऊपर हो जाए। लोग कहते थे कि भाई एक गोल्ड की पहचान थी, युद्ध होगा तो सोना जो है ऊपर जाएगा, लोग ज़्यादा सुरक्षित मान के सोने में पैसा लगाते हैं। अब वो भी नहीं हो रहा है। तो आप कितनी बुरी तरह फंस गए, गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर्टी में जाना चाहो तो भी बहुत बुरा हाल है। रियल एस्टेट के अंदर भी सिचुएशन गड़बड़ाती जा रही है। रियल एस्टेट में आम आदमी और इन्वेस्टर के बीच का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट का एक्चुअल बायर नहीं है। मैं अमीर आदमी, मैंने 6 फ्लैट खरीद लिए और मुझसे कोई दूसरा अमीर आदमी भी 6 खरीद लेगा। इस तरह से बिल्डर एक नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और सब लोग खरीदते जा रहे हैं। हालत यह है कि जो सेल है 1 करोड़ से ऊपर के घर की,
वो 30% बढ़ी है, और 1 करोड़ से नीचे वाली वो 24%। यानी सीधे सीधे ऊपर नीचे का चक्कर चल रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी में जो पैसा बढ़ा है, इसको लेकर आप कुछ इस तरह से देखिए कि बहुत सरल इसकी व्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो आपको कई तरीके से मारती भी है। मसलन मेरा एक फ्लैट था, 1 साल तक परेशान होता रहा, उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। कोविड के टाइम पे हालात बहुत ख़राब हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। मेरे एक परिचित थे, नोएडा में एक सोसाइटी में एक फ्लैट था उनका, वो बेचना चाहते थे, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। तो जो प्रॉपर्टी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से बढ़े, धीरे धीरे भी बढ़ती है। और ये मैंने 24 और 26% के आंकड़े दिखाए, ये बिक्री के आंकड़े हैं, ना कि उससे होने वाले रिटर्न के। जो प्रॉपर्टी के रिटर्न के आंकड़े हैं उनको अगर आप देखें तो नोएडा में 8% बढ़ी है, गुड़गांव में 6% बढ़ी है, बेंगलुरु में 9%, हैदराबाद में 7% और मुंबई में 5%। ये 12 महीने में, 1 साल में इसके अप्रिसिएशन के आंकड़े हैं। तो रिटर्न को हम साल भर के हिसाब से काउंट करते हैं। पर इसका एक पहलू और भी है। ये जो आपका 9%, 7%, 6% पैसा बढ़ रहा है, ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया और प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया है, सिर्फ वो पैसा है। इस प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कराते हो, उसकी कॉस्ट होती है। आप किसी को बेचोगे तो अपने नाम पहले कराना पड़ेगा। इसके अलावा ग्राहक ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो प्रॉपर्टी में लिक्विड की प्रॉब्लम बहुत है, लिक्विडिटी की। अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए का फ्लैट पड़ा हुआ है और मुझे अचानक ज़रूरत पड़ गई 1 करोड़ रुपए की और मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे ग्राहक ही नहीं मिलेंगे। आप डीलर के पास लिखवा के आ जाओगे, वो इंतज़ार करेगा, कोई ग्राहक आएगा तो देखा जाएगा, किराएदार तो मिलते नहीं। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया तो आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की अगर है तो आपको 30,000 35,000 रुपये किराया मिलेगा। यानी आपको वहाँ पर भी एक एप्रिसिएशन और ब्याज भी वसूल नहीं हो रहा है। तो आप अगर एक पूरी तस्वीर देखें हिंदुस्तान की, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का एक भी इंस्ट्रूमेंट इस खराब व्यवस्था के अंदर आपके पैसे को सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं है। आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, और जितना ग्रो कर रहा है उसकी पूरी की पूरी ग्रोथ उस आमदनी से के ऊपर टैक्स देने और उस आमदनी के मुकाबले बाज़ार में चीज़ों का दाम बढ़ जाने से, यानी इन्फ्लेशन होने से, महंगाई होने से बराबर हो जा रहा है। तो ये वो जो चुनौती का दौर है वो ये है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो तुलनात्मक रूप से कम जोखिम भरा है। ये है बॉन्ड। बॉन्ड में क्या होता है कि जो उद्योगपति होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं हमें बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, आप हमको पैसे उधार दे दो। अब उन्होंने एक निश्चित अवधि के लिए एक बॉन्ड बेच दिया आपको कि भाई देखो ऐसा है, मैं तुमसे पैसे उधार ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए का मेरा बॉन्ड है, आप एक लाख के 4 खरीद लो, 5 खरीदो, जितना खरीदना है, और मैं इसके ऊपर इतना पैसा ऊपर से आपको लौटाऊंगा हर साल। वो पैसा जो आपने खरीदा, वो पैसा आपने बॉन्ड ले लिया और उस बॉन्ड को बढ़ा के आपको पैसे लौटाएगा। अब आपने बॉन्ड खरीद लिया तो ये एक फिक्स इनकम हो गई कि इतने देगा ही देगा। पर इसमें भी एक जोखिम है, पता चला भाई ने आपको टाइम पे नहीं दिए पैसे। दूसरा जोखिम ये कंपनी दिवालिया हो गई। लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली एक बेटर ऑप्शन दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे इसमें फैक्स 9 से 12% का एक आपको रिटर्न है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।